तो चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत और मेरे साथ तो सहयोगी है देवेंद्र कुशवाहा जी। चलिए इसी के साथ अब प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अब एक नजर डालेंगे बड़ी खबरों की ओर। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे इस वक्त की बड़ी खबर। जालौन से कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया मतदान, अपने परिवार के साथ किया मतदान। उरई के जिला उद्योग केंद्र बूथ पर पहुंचकर जो है उन्होंने मतदान किया है। उरई के जिला उद्योग केंद्र बूथ पर मतदान किया है। मतदाताओं से वोट करने की अपील की है, वोट कर चुने सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से, जहां कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मतदान किया है। अपने परिवार के साथ पहुंचकर उन्होंने मतदान किया है। तो अपने परिवार के साथ मतदान किया स्वतंत्र देव सिंह ने उरई के जिला उद्योग केंद्र बूथ पर मतदान किया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मोदी जी के खुशहाल में लाइन में लगकर अपने वोट का इंतजार करने वाले ऐसे लोगों को ध्यान दो क्या कर रहे बाइट को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और ये वोटिंग अपने भविष्य के लिए, समाज के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वोट डाल रहे हैं आज। और ये भी जानते हैं ये लोग कि मेरे काम कौन आने वाला है। भारत की जनता, देश की जनता को सिर पर बैठाकर आदरणीय मोदी जी ने रखा है और लोगों ने इस राष्ट्र के लिए और मोदी जी के खुशहाली के लिए, जनता जनार्दन के खुशहाली के लिए, अपने परिवार के खुशहाली के लिए। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से डीजीपी प्रशांत कुमार ने की वोटर से अपील, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। तो जो है डीजीपी ने चुनाव को लेकर वोटर से अपील की है, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की बात कही है उन्होंने। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। अपील करेंगे और क्या अभी तक मैं सबसे अपील करूंगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट अवश्य दें और अधिक से अधिक संख्या में वोट देके अपने जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन करें। ये गोपनीय मतदान है और सभी पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। तो सर अभी तक क्या हाल है कि कहीं पे कोई किसी तरीके की कोई घटना या कुछ? प्रदेश के 14 लोकसभा क्षेत्रों में जो कि 21 जनपदों में फैले हैं, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह का बयान, महिला वोटर को रोका जा रहा, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि बोनी नामक व्यक्ति लोगों को डरा रहा है और घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। राज्य चुनाव आयोग में इसे लेकर शिकायत भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह का बड़ा बयान आया है, जहां उन्होंने महिला वोटर्स को रोका जा रहा है ऐसा कहा है। पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये महिला वोटर हैं, हाँ, इनको जाने यहाँ से खड़ा होके घूम के मोटरसाइकिल लेके वोटर रोक रहा है और मार रहा है। बोनी पुलिस कोनो काज करছে না। क्यूआरटी को बोला गया, क्यूआरटी बोनी बोल के क्रिमिनल है, वो यहाँ वोटरों को निकलने नहीं दे रहा है, मार रहा है। वो महिला को 100 मारा है, उसके बाद आएगा तो हमको भी धमका रहा है। हाँ জোর করে বাটাম টিপতে বলা হচ্ছে, এখান থেকে যেতে দিচ্ছে না, কাউকে ভোট দিতে দিচ্ছে না, আর গিয়ে নিয়ে যে ভোট দিয়ে দিচ্ছে। 174 ভাই নম্বর কত রে? 173, 174, হ্যাঁ কমপ্লেন করেছে। কার কাছে কমপ্লেন? चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से ही यहाँ पर अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। कथित रूप से भिड़े दोनों दल। आपको बता दें लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार भी हैं। तो बड़ी खबर बता रहे पश्चिम बंगाल से, जहां अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। कथित रूप से
दोनों दल जो है आपस में भिड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है और कथित रूप से दोनों दल के बीच में झड़प देखी गई है। बैरकपुर लोकसभा से प्रत्याशी भी हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, अर्जुन सिंह और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। कथित रूप से भिड़े हैं दोनों दल। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। तो अब रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ, और इससे पहले कि हम अपने मेहमानों अपने अगली सीट का जिक्र करें, पहले मेहमानों से परिचय करा दें। संजय सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ प्रमोद गोस्वामी राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप गौतम जी राजनीतिक विश्लेषक, आप तो 1 घंटे पहले से जुड़े हुए हैं, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और चूंकि अब रायबरेली की सीट पर हम चर्चा करेंगे, और उत्तर प्रदेश की यह सीट है जिस पर आज मतदान हो रहा है, हॉट सीट है रायबरेली। राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने सहयोगी नवजीत कौर से कहेंगे कि पहले कुछ झलकियां रायबरेली। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि रायबरेली सीट से किस किस के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है, कौन कौन चुनावी मैदान में है और कुल कितने मतदाता हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि चुनावी मैदान में कौन है। बीजेपी से बात की जाए तो दिनेश प्रताप सिंह है, और राहुल गांधी कांग्रेस से, ठाकुर प्रसाद यादव बीएसपी से चुनावी मैदान में है। ये सीट काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। अब आपको बता देते कि यहाँ पर कुल कितने मतदाता है, इसके बाद आपको जनादेश के बारे में भी बताएंगे। टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं 17,02,248 कुल मतदाता हैं। इसमें से महिला और पुरुष मतदाताओं की बात कर ली जाए तो 8,06,066 पुरुष हैं और 8,96,132 महिला मतदाताएं हैं। यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात होगी, यहाँ पर थर्ड जेंडर तो 50 है, लेकिन यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। और इस बार के चुनाव में ये देखा जा रहा है कि कई सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। जी, आगे जनादेश के बारे में भी बात करने नवजीत। बिल्कुल, तो अब एक नजर जो है जनादेश की ओर डाल लेते तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी यहां से जीते थे और दिनेश प्रताप सिंह यहां से हारे थे। एक बार फिर से पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को ही दोबारा से यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो एक बार ये पिछली बार हार चुके थे, उसके बाद एक बार फिर पार्टी ने इन पर दाव लगाया है। लेकिन सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी इस बार चुनाव मैदान में है। विधानसभाओं की ओर रुख करें, कितने विधानसभा और किस पर किसका कब्जा, तो बछरामा, हरचंदरपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार, यानी कि आप 4 विधानसभाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइकिल दौड़ रही है। रायबरेली सीट पर सिर्फ कमल खिला है, बाकी कांग्रेस का तो कहीं अता पता नहीं है विधानसभाओं की, अगर जो स्थिति में देखा जाए। आगे इतिहास के बारे में भी जरा बता दीजिए। चलिए अब एक नजर जो है इतिहास की ओर डाल लेते हैं। तो 2004 में सोनिया गांधी यहां से जीती थी। उसके बाद अगर 2009 की बात कर ली जाए तो सोनिया गांधी ही यहां से कांग्रेस से जीती थी, और 2014 में भी सोनिया गांधी ही यहां से जीती थी, और 2019 में भी सोनिया गांधी ही यहां से जीती थी। तो ये परंपरागत सीट भी मानी जाती है देवेंद्र जी। वही अगर बात कर ली जाए तो इस बार सोनिया गांधी की जगह यहाँ पर जो है राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये चीजें हैं हमारे सामने, ये जो सामने आई हैं, ये महत्वपूर्ण बातें। अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, और मेहमानों की तरफ रुख करेंगे तो सभी दिग्गज ही हैं हमारे साथ, अपने अपने विश्लेषण देंगे। बड़ी खुशी की बात है, इतने मतलब विद्वानों को, राजनीतिक विश्लेषकों को एक साथ हमारे इस प्रोग्राम में देख करके हमारी तो छाती 56 इंच की हो गई है। अब हम शुरुआत करेंगे संजय जी से। संजय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो शुरुआत आप ही से कर देते हैं और जल्दी से अपना विश्लेषण दीजिएगा कि जो सोनिया गांधी ने
रायबरेली की सीट त्यागी है और अपने पुत्र राहुल गांधी को दिया है, तो करियर बनाने के चक्कर में ऐसा हुआ है या फिर किस कारण हुआ है? बीजेपी ने तो भाई जो हारे हुए थे उन्हीं को पुनः उतारा है, लेकिन ये बदलाव क्या कहता है, क्या कहलाता है? आप अपनी राय दीजिए जल्दी से। देखिए देवेंद्र जी, बदलाव का कोई कारण नहीं है। सोनिया जी काफी वरिष्ठ और काफी एक जीनियस लीडर है हिंदुस्तान में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार जब कांग्रेस सरकार चलाई थी मनमोहन सिंह के टाइम, भले पीछे चलाया जैसे चलाया, सरकार बहुत अच्छे से मैनेज कर चलाया। और अभी उनके साथ दिक्कत ये, एक तो स्वास्थ्य का भी उनका एक बड़ा मसला है, स्वास्थ्य नहीं है अच्छे से, तो वो चाह रहे हैं कि उस हिसाब से मेहनत वो नहीं कर पाएंगे, क्षेत्र में ना घूम पाएंगे, और भविष्य में भी उनको लगता है शायद उतनी सेवा नहीं कर पाएंगी जनता की। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि जो सीट परंपरागत उनके परिवार से जुड़ी हुई है, और लोगों का भी वहां पे ये कहना था कि परिवार से ही, गांधी परिवार से कोई लड़े, तो सबके मतानुसार वहां पे पार्टी के लोगों के कहने के अनुसार फिर उन्होंने राहुल गांधी को ही वहां पे सीट उतारा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सोनिया गांधी छोड़ के चली गई, भग गई या फिर ऐसा हो गया, कुछ नहीं। सोनिया गांधी के स्वास्थ्य का कारण मेन है इसमें, और वो सीट जीती हुई सीट है, पिछले बार 1.5 से 2 लाख की लीड थी वहां पे, तो उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है। और दिनेश प्रताप सिंह पहले भी लड़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर आना नहीं है। परंपरागत सीट तो अमेठी भी थी, तो राहुल गांधी हार गए थे, तो वहीं से लड़ जाना चाहिए था। देखिए, ये राजनीतिक समीकरण बनता है, बिगड़ता है। अब मोदी जी भी तो गुजरात छोड़ के बनारस लड़ रहे हैं, तो क्या भगोड़ा खाओगे? सुषमा स्वराज वहां के विदिशा लड़ती नहीं, तो हार के थोड़ी भगे हैं। नहीं, हार के नहीं, तो ठीक है, चलता है। अटल जी भी चुनाव हारे थे, इंदिरा जी भी चुनाव हारी थी, तो ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से हर आदमी जीतता ही रहता है, सबका एक हार जीत लगी है राजनीति में। ये ऐसी बात बहुत बेईमानी सी होती है, इसलिए सोनिया गांधी जी निर्णय स्वास्थ्य के हिसाब लिया है, और बहुत बढ़िया निर्णय है कि एक नया नेता उनके बीच में आए। चलिए, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जी हैं। डॉक्टर आलोक सोती जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल वही है, राहुल गांधी को रायबरेली, वायनाड, अमेठी से वायनाड, वायनाड से रायबरेली, अमेठी क्यों नहीं? देखिए, आपने देखा था जिस प्रकार से अमेठी से राहुल गांधी जी पिछली बार हार गए, तो इसलिए उनको एक सुरक्षित सीट की उत्तर प्रदेश में आवश्यकता थी। कांग्रेस के पास एकमात्र सीट है जो उत्तर प्रदेश से थी, श्रीमती सोनिया जी ने जीती थी उसमें, तो और वो अब राजस्थान से राज्यसभा जा चुकी हैं, तो इसलिए वो सीट खाली हो गई थी। अब जाहिर सी बात है, परंपरागत है, यहाँ से श्रीमती इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ती थी। हालांकि एक बार आपने देखा था 1977 में जब इमरजेंसी के बाद की भेंट चली थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी राजनारायण से हार गई, तो उसके बाद चिक मकसूद जाके उन्होंने अपना जो है चुनाव जीता था। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि रायबरेली एक बहुत इलाहाबाद से बहुत लगा हुआ है, जब लखनऊ आएंगे तो आपको आधे रास्ते पे मिलेगा, और यहाँ पे शुरू से ही गांधी का एक परंपरागत सीट रही है, और सोनिया जी भी लगातार जीतती रही है। जहां तक सवाल है दिनेश प्रताप सिंह का, इनको भी आप मजबूत उम्मीदवार ही समझिए, क्योंकि ये 3 बार से विधानसभा में वहां जीत चुके हैं, 2010, 16 और 22 का है। जो एकमात्र आपको विधानसभा जो बीजेपी का कमल खिलता दिखाई दे रहा है, वो इन्हीं का ही जीत का ही कमल आपको वहां पे दिख रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से इमोशनल एक कार्ड खेला जाता है, सोनिया जी ने एक कार्ड खेला कि मैं अपने बेटे को आपके लिए सौंप रही हूँ, आगे वो आपकी सेवा करेगा, तो इसका वहां पे सांकेतिक असर बहुत पड़ता है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है बहुत ही इमोशनल है, संवेदनशील है, वो इन सब बातों का बड़ा ध्यान रखती है। तो कुल मिला के देखा जाए, राहुल गांधी जी की उम्मीदवारी जो है बहुत ही स्ट्रांग है, और उनकी जीत की संभावना भी बहुत ज्यादा है। लेकिन हो सकता है कि अंतर जीत का कम हो जाए, लेकिन जीत तो हमको लगता है कि राहुल गांधी जी की वहां होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल ये उठता था कि प्रियंका गांधी जी का भी पदार्पण यहाँ से हो सकता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इन लोग का आंतरिक मामला था, इसलिए जो है प्रियंका जी की जगह राहुल गांधी जी को ही यहाँ से उतारा गया। हम आएंगे आपके पास डॉक्टर आलोक सोती, लेकिन एक सवाल, वही सवाल हम पुनः जो है प्रमोद गोस्वामी जी से पूछना चाहेंगे। प्रमोद गोस्वामी जी, आपके नजर में राहुल गांधी अमेठी से ना आकर के रायबरेली से आ रहे हैं, राजनीतिक समीकरण बताइए, इसके गणित बताइए जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो स्थितियां वहां की हैं, ये ठीक है कि एक चुनाव
वो हार गए थे। ये कह लीजिए कि 19 में चुनाव स्मृति ईरानी जी ने उनको हरा दिया था 50-51 हजार से। जी जी जी। वो रायबरेली भी एक बार चुनाव हारे हैं। इंदिरा जी हारी थी 77 के इलेक्शन में। तो ये चीजें चलती। जहां तक मैं समझता हूँ कि चूंकि वो अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के अटूट गढ़ माने जाते हैं। वहां से एक निजी तौर पर गांधी परिवार से वहां की जनता का और गांधी परिवार का दोनों का लगाव है। इस बार जो मेरी अपनी व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि चूंकि 19 का चुनाव राहुल गांधी हार गए, तो शायद ये सोचा गया कि अब वजीर से प्यादे, हम अपने प्यादे से वजीर को लड़ा के उसका हिसाब चुकता करेंगे। इसलिए शायद उन्होंने यहाँ ये निर्णय लिया है कि बजाय इसके कि हम उतरे। एक तो ये बात है। दूसरी एक जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर राहुल गांधी वहां चुनाव लड़ते तो पूरे देश का मीडिया, पूरे देश की नजरें राजनीतिक रूप से कन्फाइंड टू अमेठी हो जाती। उसको बचाने के लिए कि हम इस चुनाव को हम अमेठी तक सीमित न रखें, इसलिए उन्होंने प्यादे, वजीर से प्यादे को लड़ाने का, उससे दोनों काम हो गए। एक तो मतलब वो जो एक मीडिया का परसेप्शन बनता, सारा फोकस होता वहां पर, चूंकि राहुल जी हार चुके थे और क्या नाम स्मृति जी भी बहुत ज्यादा उस पर प्रचार लेती और लेने की कोशिश करती। तो इसलिए उन्होंने अपने जो वहां के, और जहां तक शर्मा जी की बात है, वो निश्चित रूप से वो पिछले 40 वर्षों से राजीव गांधी, राहुल गांधी, इन सब लोगों का चुनाव प्रबंधन, इन गांधी परिवार से ज्यादा वहां का अटैचमेंट या वहां की नस्ल से वाकिफ जो है वो जो कांग्रेस प्रत्याशी वो हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद एक रणनीतिक तौर से किया गया निर्णय और राजनीतिक रूप से जो परिस्थितियां उसको ध्यान में रखकर ये निर्णय लिया गया। चलिए, अच्छी बात है। इसी पर हम आपकी राय चाहते हैं जी प्रदीप जी, डॉक्टर प्रदीप जी, कि आपकी नजर में आपका गणित क्या कहता है? अभी जो नहीं डॉक्टर बात रख रहे थे जी 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 जी, अभी जैसे सर बात रख रहे थे तो मेरा भी यही नजरिया है कि क्योंकि जिस तरीके से 2019 में स्मृति ईरानी जी ने जो है अमेठी में चुनाव में राहुल गांधी जी परास्त किया था, तो चूंकि जो मीडिया है वो पूरा का पूरा एक जगह स्थायी तौर पे जो है लग जाता है, तो इस बार चूंकि उन्होंने वो डायरेक्शन चेंज किया हुआ वहां सब पर जब नहीं है, तो जो मीडिया का जो फोकस है पूरी तरीके से अमेठी पर है, उससे हटकर जो पूरे देश पर जो है ध्यान गया है। और इसी वजह से, और चूंकि रायबरेली सीट से क्योंकि उसको परंपरागत जो है कंटिन्यू करना है, और अमेठी सीट ऐसी है कि अमेठी सीट में पहले भी जो है कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी जी हैं वो जो है वहां से चुनाव हार चुकी हैं, तो अमेठी उतना सिक्योर नहीं है। लेकिन जो रायबरेली सीट है वो पूरी तरीके से, चूंकि वहां पर समाजवादी पार्टी की देखा जाए तो 4 विधानसभा सीट जो है वहां पर अभी वर्तमान में है, बीजेपी का केवल रायबरेली में ही तक ही सीमित है, तो इस वजह से रायबरेली अधिक सुरक्षित है। चलिए ठीक है, नवजीत आप बिल्कुल। तो अब जो है हम संजय जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से रायबरेली सीट की बात की जा रही है, तो यहाँ से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया और चलिए जो है करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहाँ सीएम एकनाथ शिंदे ने मतदान किया है। ठाणे के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है। वोटिंग के बाद बोले शिंदे, उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक वोट डालें। और वोटिंग के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा जो निर्णय लेने चाहिए वे मोदी सरकार ने लिए हैं, महायुति को महाराष्ट्र वोट करे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदान के बाद ये तस्वीरें जो है सामने आई हैं।
बिहार से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मतदान किया है। मैंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। मतदाताओं से भी मतदान करने की अपील की है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बिहार से, जहां पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मतदान किया है। उन्होंने कहा है मैंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। मतदाताओं से भी मतदान करने की उन्होंने अपील की है। कहा है मतदान जरूर मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र की पूजा करके आए हैं। संविधान ने जो मत का अधिकार दिया है उसका मैंने उपयोग किया है और अपना मत डाला है। आज 5वें चरण के सभी मतदाताओं से, भाइयों बहनों से हम प्रार्थना करेंगे कि वह जरूर मतदान करें। कितने आश्वासन हैं जो स्वीप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल 40 की 40 बिहार में। लोकतंत्र की पूजा करके आए हैं। और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मतदान के साथ मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि मुंबई से जहां एक्ट्रेस अनीता राज ने मतदान किया है, नागरिकों से मतदान की अपील भी की है। उन्होंने कहा है वोट करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां एक्ट्रेस अनीता राज ने मतदान किया है। असली मत बनिए और उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक मतदान करिए, ऐसा अनीता राज ने कहा है। एक्ट्रेस अनीता राज ने मतदान किया है और मतदान के बाद जनता से भी नागरिकों से मतदान करने की अपील की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है एक्ट्रेस अनीता राज ने। ये कहना चाहती हूँ कि हम सब बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है हमारे देश के। प्लीज आए और वोट करें। अभी पता चला कि बहुत कम संख्या में वोट हो रही है, लेकिन ऐसा मत कीजिए, लेजी मत होइए, आलसी मत होइए। आइए वोट कीजिए, बिकॉज ये बहुत बहुत। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें मुंबई से, जहां शिवसेना नेता गोविंदा ने वोट डाला है। अभी किसी और विषय पर चर्चा नहीं होगी, घर से बाहर आए और वोट करें, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उन्होंने गोविंदा ने जो है वोट डाला है, शिवसेना नेता है। अभी किसी और विषय पर बात करने से इनकार किया है और उन्होंने कहा है घर से निकले और मतदान करें। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है अभिनेता गोविंदा। और वोट करें, अभी किसी और विषय पे चर्चा नहीं होगी। घर से बाहर आए और वोट करें, अभी किसी तो घर से बाहर आए और वोट करें। और एक और बड़ी खबर आ रही है। चलिए एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वोट डाला है, लोगों से मतदान करने की अपील की है। एनडीए का संकल्प 400 पार, ऐसा उन्होंने कहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान किया है और मतदान के दौरान उन्होंने जनता से अपील की है और कहा है एनडीए का संकल्प 400 पार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान किया है और जनता से उन्होंने मतदान करने की अपील भी की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदान करने के बाद जो है नजर आ रहे हैं। भाई आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मैं देश के लखनऊ सहित मैं देश के सभी मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज के दिन में अपने परिवार के पूरे सदस्यों को साथ लेकर वह मतदान निश्चित रूप से करें, यही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान किया है और जनता से मतदान करने की अपील भी की है और उन्होंने कहा है एनडीए इस बार 400 पार जाएगा। तो चलिए अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं और हमारी सहयोगी जो नवजीत कौर हैं कुछ जरूर हमारे इन दिग्गज मेहमानों से सवाल करेंगी। नवजीत, बिल्कुल। सबसे पहले मेरा सवाल संजय जी आपसे, जिस तरीके से बात कर ली जाए रायबरेली की, तो यहाँ पर परंपरागत सीट जो है कांग्रेस की मानी जाती है। कांग्रेस का कब्जा यहाँ से देखने को मिला है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस से बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर चुनाव लड़कर संसद तक पहुंचे हैं। वही इस बार क्या लगता है आपको, सेफ सीट में यहाँ से जो है कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो बीजेपी से क्या उन्हें टक्कर दे पाएंगे? देखिए रायबरेली जो है वो एक कांग्रेस का मजबूत किला है
और लगभग कहा तो अवैध किला एक तरीके से, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस ही वहां पे नेतृत्व कर रही है। और विधानसभा भी आपने देखा तो एक सीट वो अदिति वाली के पास, बाकी समाजवादी के पास है, और यहाँ पे 12%, 12.5% मुस्लिम वोटर है और करीब 34% वहाँ पे दलित वोटर है, जो कि एक डिसाइडिंग वोटर है। इसके साथ साथ 11% करीब ब्राह्मण वोट है, 9% करीब राजपूत वोट है, 7% यादव वोट है, 6% ये लोधी और अन्य छोटे छोटे समाज का वोट है। तो ये वोट कहीं न कहीं जो दलित वोट है और मुस्लिम वोट जैसा लोग कहते हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में रहता है और उसका लाभ पूरा कांग्रेस को मिलेगा और ये सीट फिर से कांग्रेस जीतेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीट कांग्रेस लूज कर रही है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ बात कर ली जाए तो आलोक सोती भी राजनीतिक विश्लेषक जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस सीट पर यहाँ पर सियासत भी जो है शुरू हो गई थी, वहीं अगर आपसे बात कर ली जाए तो स्थानीय मुद्दों के बारे में जानना चाहेंगे कि रायबरेली के क्या कुछ स्थानीय मुद्दे रहे हैं। स्थानीय मुद्दे ये रहे कि वहां पे जब तक इंदिरा जी रही हैं और इंडस्ट्रियल काफी डेवलपमेंट हुआ था। ITI करके एक इंडस्ट्री थी, आपने जानते होंगे, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, वो काफी वहां पे पॉपुलर है कि पूरे हिंदुस्तान में टेलीफोन बन के जाते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई उसका जो है टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स नहीं हो पाया और वो बंद हो गई। तो आसपास का जितना भी रायबरेली अमेठी का एरिया था, जिसको राजीव गांधी जी के समय में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया था, इंडोगल, BHL और BE, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई थी। कई ये जो है आपका रिफाइनरी की भी बात चल रही थी और कई स्टील प्लांट भी उषा का था जो कि बंद हो गया। तो कुल मिला के जो जगदीशपुर और अमेठी के आसपास का इलाका है, वहां पे बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा था। ये सब इसलिए होता था क्योंकि कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहती थी और उन्हीं के प्रधानमंत्री रहते थे और अपने क्षेत्र का विकास करते थे और लोगों की वहां पे सुनी भी बहुत जाती थी। और हमने तो प्रत्यक्ष रूप से वहां उनके क्षेत्र को देखा है, जो भैंस चराया करते थे वो राजदूत मोटरसाइकिल लिए घुमा करते थे। तो इस तरीके की आर्थिक मदद भी वहां पे काफी होती थी। लोग जो गिरते पड़ते ट्रेन पे दिल्ली पहुंच जाते थे, तो यही जो अब चुनाव लड़ रहे हैं इन्हीं की होता था, उनको खाना आना खिलाना और टिकट दे के वापस घर तक पहुंचाना। तो इस तरीके की जो सिस्टम चला करता था राजनीतिक का, लोगों से कनेक्ट होने का, वो बना रहा। लेकिन पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से NDA की सरकार आ गई है, तो उतना जो काम करना चाहते थे ना ही राहुल जी कर पा रहे थे, ना ही सोनिया जी कर पाए थे, क्योंकि एक सांसद के रूप में ही उनकी एक भूमिका रह चुकी थी। तो ऐसे में जो वहां की जो जनता है उसका कनेक्ट भी जो है काफी कम होता चला जा रहा था। तो इसी यही वजह रही कि जिस तरीके से स्मृति जी ने काफी काम किया और राहुल जी को जो है उन्होंने शिकस्त दे दी थी पिछली बार। लेकिन यहाँ अभी स्थिति ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। लोगों की सिंपैथी है, लोगों का लगाव है जो कांग्रेस से काफी लंबे चला आया था। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है जब क्षेत्रवासियों से बात होती थी, इंदिरा गांधी जी को आपने हरा दिया, उसका क्या नुकसान हुआ, तो फिर उन्होंने बताया था कि यहाँ के जो डेवलपमेंट्स हैं, जो कि यहाँ के जो विकास हो रहे थे वो काफी कम हो गए। फिर बाद में उन्होंने काफी लोगों ने किया, तब सोनिया जी आई और वहां से हुआ, तो काफी काम हुआ। ऐसा नहीं UP 1 UP 2 में 10 सालों में जो है अमेठी और इसका रायबरेली का काफी विकास हुआ। लोगों में खुशी थी और उनको अभी भी कांग्रेस में विश्वास है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उनकी जो बंद पड़ी इंडस्ट्री है उसको भी एक बार फिर से खुलवाएंगे, आगे चलाएंगे। तो जितना ये NDA सरकार को वहां इन क्षेत्रों में देखना चाहिए था उतना अभी कर नहीं पाए। हालांकि काफी इंडस्ट्री हमने देखा है कि वहां पे पहले AK203 की जो सबसे बड़ी है HEL कोरबा के पास एक इंडस्ट्री है, और उसमें करीब 15 लाख साल में राइफलें बनती हैं, इंडिया और अब्रॉड में एक्सपोर्ट होती है, वो शुरू हुई है और काफी इंडस्ट्री शुरू हुई है। लेकिन कुल मिला के बड़ा असमंजस का है कि अभी भी लोगों को गांधी परिवार और उनके जो काम किए गए हैं उस पर ज्यादा विश्वास है। तो हमें लगता है कि राहुल जी को आराम से सीट निकाल लेनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा इनको परेशानी सामने नहीं करना पड़ेगी, जैसा कि उन्होंने पिछली बार अमेठी में की। बिल्कुल, तो हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी भी है, राजनीतिक विश्लेषक। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस सीट पर सियासत भी लगातार जारी है, वे अगर बात की कर ली जाए तो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो क्या लगता है इस बार इस सीट पर सेंधमारी हो सकती है या नहीं? क्या कहते हैं समीकरण?
देखिए नवजीत जी रायबरेली में जो अभी हमारे श्रोती साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि वहाँ हारने की तो कहीं कोई दूर दराज भी गुंजाइश नहीं है। ये जहाँ तक मेरी अपनी समझ है ये देखने की बात होगी कि ये उनकी जीत जो है कितने अधिक मतों से होती है। सोनिया गांधी इससे 14 में 3 लाख 3.5 लाख से जीती थी। इसके बाद 19 में वो घट के लगभग 1.5 लाख पौने 2 लाख के करीब आ गया था। तो ये देखने की बात होगी उसमें कहीं चुनौती या कहीं टकराव तो है ही नहीं। मुझे लगता है वो वन साइडेड है और अब की जो जीत होगी वो रिकॉर्ड मुझे लगता है कि जिस ढंग की वहाँ की जनता ने जो उत्साह दिखाया है, क्योंकि मैं एक लंबे समय तक मैं उसको अमेठी को रायबरेली को कवर करता रहा हूँ, क्योंकि मैं पीटीआई में लगभग 35-37 वर्ष काम किया मैंने। और चाहे वो राजीव जी हों, सोनिया जी हों, राहुल जी हों, इन सबको मैंने नजदीक से कवर किया है। तो उसको मैं अच्छी तरीके से वहाँ की जनता को और वहाँ की नब्ज को मैं जानता हूँ। तो मुझे लगता है कि अमेठी में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें ईरानी जी को दिक्कत होगी और रायबरेली में तो कहीं सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसमें कहीं कोई सेकंड थॉट हो। उसमें खाली जहां तक रायबरेली का सवाल है, मुझे जो मैंने आपसे कहा कि वहां जीत कितने अंतर से होती है ये देखने की बात होगी। तो हमारे साथ प्रदीप गौतम जी हैं और जैसा कि अभी प्रमोद गोस्वामी जी ने ये बातें कही थी, जल्दी से हम आपसे आपका कमेंट लेना चाहेंगे। और कमेंट ये है कि सवाल यहां पर ये होगा कि जीत का अंतर कितना होगा। जैसे कि अगर जो देखा जाए 2019 के प्रतिशत को अगर जो देखा जाए तो 55.80% मत मिले थे कांग्रेस को और बीजेपी को यहां पर 38%, बढ़ोतरी 17% बढ़ोतरी थी और माइनस में आईएनसी यानी कि कांग्रेस थी। क्या लगता है कि ये बढ़ोतरी बीजेपी की इस बार रायबरेली में ज्यादा दिखेगी या कम होगी? नहीं, इस बार जो है अगर हम देखेंगे तो रायबरेली सीट में जो है जो कांग्रेस है, कांग्रेस लमसम जो है 55 जैसे पिछली बार था, तो इस बार कम से कम 65 और 70 के आसपास जो है 70% के आसपास जो है वोट प्रतिशत मिलेगा। क्योंकि जनता का जो झुकाव है इस बार जो मुद्दे हैं और वो मुद्दे राहुल गांधी जी के अब की बयानबाजी और पहले की बयानबाजी में बहुत अंतर आया। अब जो है वो अपने पक्ष को बहुत मजबूत तरीके से रख रहे हैं और पूरा देश जो है उनके पक्ष से सहमत भी होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की बात बहुत जोर शोर के साथ उठाई है। उन्होंने देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है बहुत जोर शोर से बात की है और उन्होंने जो जातिगत जनगणना है, क्योंकि हर 10 साल में जो है आपकी जनगणना होनी चाहिए और 2011 के बाद आज 2024 आ चुका है, अभी तक जनगणना नहीं हुई है। तो ये मुद्दा जो है उन्होंने बहुत जोर शोर के साथ उठाया और इसका लाभ मिलेगा तक वो चीजें पहुंच रही हैं। जी, इसका लाभ मिलेगा है कि जनता तक वो सभी चीजें पहुंच रही हैं। जी जी, और जनता उनसे प्रभावित हो रही है। पूरा दे दो जी। चलिए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है मुंबई से, जहां आपको बता दें कि हेमा मालिनी ने मतदान किया है, लोगों से भी वोट करने की अपील की है। मथुरा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार है हेमा मालिनी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां हेमा मालिनी ने मतदान किया है, लोगों से भी मतदान करने की अपील की है उन्होंने। क्या कुछ कहा है हेमा मालिनी ने, आइए सुनते हैं। ज्यादा संख्या आ रही है, हमें दिख रहा है, काफी लोग आ रहे हैं ना। 400 पार का नारा है मोदी जी का। मथुरा में आज है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुंबई से अभिनेता धर्मेंद्र ने जो है मतदान किया है, वोट की अपील की है। अपील वाले बयान पर धर्मेंद्र ने कहा अधिक से अधिक जो है मतदाता पहुंचे और मतदान करने की अपील करें। जनता जानती है कैसे एक अच्छा भारतीय बनना है, भारत कैसे आगे ले जाना है। मुझे यकीन है कि जनता जो है मतदान अधिक से अधिक करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना, कैसे अच्छे भारतीय बनना, भारत को ऊंचा ले जाना है, वो भी जान। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से है, जहां वोटिंग के बाद बोले गायक कैलाश खेर, भारत बदल रहा है, राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है भारत बदल रहा है, राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है। तो बड़ी खबर मुंबई से बता रहे हैं, जहां वोटिंग करने की अपील भी की गई है और उन्होंने कहा है कि ऐसे ही जुटे रहिए और लोकतंत्र में जो है मतदान करें। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। आप बस वोट दो, वोट दो। आपको लोग फॉलो करते हैं, आपने एक बार अभी लोगों से अपील की थी वोट करने आने के लिए, लोग घर से निकल रहे हैं, बॉलीवुड घर से आ रहा है। साहब मैं हैरान हूँ कि हमारे कितने सारे मुंबई कर सब पसीने में नहा रहे हैं, ओल्ड भी हैं, यंग भी हैं, लेकिन सब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा लोकतंत्र का। साथ इलेक्शन है कई जगह पर। हाँ, क्या चाहते हैं हमारे इलेक्शन भी है। हम बोलना चाहते हैं, ए मेरे भारत, भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण हैं आप, बस राष्ट्र हित में ऐसे ही। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से वोटिंग को लेकर बोले सीएम मोहन यादव, पीएम ने जिस तरह से काम किया है जनता सब जानती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां वोटिंग को लेकर बोले सीएम मोहन यादव, पीएम ने जिस तरह से काम किया है जनता सभी को जानती है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है डॉक्टर सीएम मोहन यादव। जहां जहां चुनाव हो रहा है उस सभी राज्यों के मतदाताओं से अपील करता हूं कि माननीय मोदी जी ने जो जिस प्रकार से काम किया है, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाया है, सभी प्रकार की चुनौतियों से कोविड के कठिन काल में पूरे देश को बचाया है, तो निश्चित रूप से जनता इस बात को जानती है और जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सब दिल से मतदान कर रहे हैं और जो बचे हैं वो भी मतदान करें, क्योंकि इस बार का भाजपा का सरकार बनाना, माननीय मोदी जी की सरकार लाना, ये भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, दुनिया में मान सम्मान की पुनर्स्थापना करना, इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि मोदी जी की सरकार बने जहां जहां। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने किया मतदान, परिवार के सदस्यों के साथ मतदान किया है। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है उन्होंने। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, महाराष्ट्र से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मतदान किया है और परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचकर मतदान किया है उन्होंने। आइए क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। एक तर उन्हाळ्याचे दिवस आहे आणि आता सुरुवात आहे, मला असं वाटतं आता किती 10:30 झाले असेल, संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आहे, आपण 5 वाजेपर्यंत बघू किती मतदान होतंय ते, पण मला असं वाटतं जास्तीत जास्त मुंबईकर बाहेर पडून मतदान करतील अशी मला आशा आहे। शांततेत मतदान होणं गरजेचं आहे, पण अनेक राजकीय पक्ष मतदान केंद्रावर जाऊन गोंधळ घालता नाही। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने वोट डाला है। मुंबई में एक मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने वोट डाला है। हर मतदाता को कहूंगा कि अपना वोट जरूर करें। तो वोट डालने की उन्होंने कहा है, हर मतदाता जो है अपने मतदान का प्रयोग करे। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। वोट दे दिया है, इसका मुझे गर्व है और मैं हर मतदाता को ये कहूंगा कि वोट देने जरूर जाइए। मैंने जो वोट दिया है वो भारत के विकास के लिए दिया। हमारा देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, हमारा देश खाली लोगों पर डिपेंड नहीं करे दूसरे देशों पर, ये कंज्यूमर कंट्री से चेंज होकर प्रोड्यूसर कंट्री बने, हम निर्माता बने हर चीज के, ये मेरा खास विचार है। इसलिए हमको इसके विकास के लिए हर
धर्म को, हर जाति को, हर प्राणी को, हर भारतीय को ये मेहनत करनी होगी, सामाजिक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे भी। धन्यवाद। So what are your expectations from the next 5 years? जो मैंने कहा कि हमारा देश में सर्वधर्म सम्मान होगा, हमारे देश में प्रेम होगा, हमारे देश में विकास होगा और उस विकास जो है पूरे विश्व के स्तर पर हम एक टॉप कंट्री बनेंगे। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने वोट डाला है। मुंबई के एक मतदान केंद्र पे पहुंचकर वोट किया है, लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। तो बड़ी खबर बता रहे महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने मतदान किया है। मुंबई के एक मतदान केंद्र में वोट डाला है, लोगों से भी मतदान करने की अपील की है उन्होंने। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको महाराष्ट्र से, जहां शिवसेना यूबीटी विधायक का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। कोई दम तो रह नहीं गया है, अजीब अजीब हरकतों पे उतर आए हैं और जो लोग इस शहर में, पूरे देश में अपनी राजनीति को ही सीरियसली नहीं लेते, इन मुद्दों को जो देश के हैं उन पे कोई चर्चा नहीं करते, ऐसे लोगों को, किसी को भी देश में कोई भी आम वोटर, जनता, पब्लिक की सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि अभी हैं, फिर भाग जाएंगे, फिर कुछ दिन करेंगे, फिर रहेंगे, फिर नहीं करेंगे। ना ये स्थानीय मुद्दों पे रहते हैं और ना ही मैंने इनको देखा है कि किसी भी। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह शरण ने मतदान किया है। कुश्ती महासंघ के प्रमुख रह चुके हैं ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने मतदान किया है। और आपको बता दें कि मतदान के बाद न्यूज आवर से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है ब्रजभूषण सिंह ने। आपको बता दें कि इस बार चुनावी मैदान में उनके बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो ब्रजभूषण सिंह ने न्यूज आवर पर खास बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कुश्ती महासंघ के प्रमुख रह चुके हैं ब्रजभूषण सिंह, मतदान के बाद न्यूज आवर से खास बात की है उन्होंने। तो बड़ी खबर कैसरगंज से, जहां ब्रजभूषण सिंह ने किया मतदान, कुश्ती महासंघ के प्रमुख रह चुके हैं ब्रजभूषण सिंह। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हो चुका है, ऐसे में मैं मौजूद हूँ कैसरगंज लोकसभा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पास में। किस तरीके से क्या हवा है, कितनी तैयारी है, कितनी बड़ी जीत है, जानने की कोशिश करते हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पिता के रूप में अपने पुत्र को मतदान करें। ये सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है, इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है, हर पिता को गर्व होगा। देखिए, कैसरगंज लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है कि जहां किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल तैयारी ही होती रहती है और उसका भरपूर फायदा करण भूषण सिंह को मिलने वाला है। पिछला चुनाव 2,87,000 के अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीती थी। 61% मतदान हुआ था, 60% वोट मिले थे। इस बार जो भी मतदान होगा उसमें 70% से लेकर के 75% तक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करण भूषण सिंह के पक्ष में आएगा। क्या वजह है? तमाम रूमर फैलाए जाते हैं, तमाम तरीके की बातें लाई जाती है, लेकिन उस पर आप परेशान नहीं दिखते हैं। देखिए, हमने इतनी चोट खाई है बचपन से। जैसे हम 6 भाई थे, आज अकेले 5 भाई हमारे नहीं। एक बड़ा लड़का 22 साल का नहीं, उससे बड़ी विपत्ति तो ये है नहीं। जब मैं उसको झेल गया, पीछे पलटकर नहीं देखा, तो ये कोई चीज नहीं है। हमारे ऊपर झटके लगते ही रहते हैं और हर झटका मुझे ताकत देने का काम करता है। जिस तरीके से आपका बेटा चुनाव मैदान में रहा, जिस तरीके से लोगों का उत्साह जगह जगह पर
सभाओं में देखने को मिला। क्या लगता है कितनी बड़ी जीत की आप उम्मीद करते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पिछले चुनाव में 59% मतदान हुआ था, 60% मत हमको मिले थे। इस बार 70 और 75% के बीच में मत रहेंगे करणभूषण सिंह के या भारतीय जनता पार्टी के। तो हमको लगता है कि 15% का इजाफा, 15% इधर बढ़ेगा और 15% उधर कम होगा, तो ये बहुत बड़ा इजाफा होता है, एक जंप मार जाएंगे। अब वैसे हम 2 बार गोंडा संसदीय क्षेत्र से रहे, 1 बार बलरामपुर से रहे। 9 में चुनाव लड़े तो सपा से लड़े, तो उसके बाद 14 में हमने 2 लाख वोट बढ़ाया, फिर 19 में 2 लाख वोट बढ़ाया। हमको लगता है इस बार भी 2 लाख वोट बढ़ जाएंगे। ये जीत का करंट कहां तक जाने वाला है? देखिए, अब मैंने आपको बताया, बड़ा डिटेल में बताया कि 25% में ही विपक्ष रहेगा। इसका करंट कहां तक जाने वाला है जीत का? नहीं समझा मैं। जो जीत होगी, इससे पहले भी आपने कहा कि यहाँ के लोग जो अच्छा नहीं, देखिए, जिस प्रकार से लगभग 1 साल 5 महीने से तमाम साजिशें रची गई, तमाम साजिशें रची गई और मैं झूठे आरोप को झेल रहा हूँ, और जिस तरीके से मीडिया पर बयानबाजी हो रही है, तो उसको लेकर के आप ये मान करके चलें कि यहाँ पूरे पूर्वांचल में गुस्सा है, और इसलिए पूरे पूर्वांचल के लोग करणभूषण सिंह के चुनाव में आए। अभी हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में आए, हमने सबको हाथ जोड़ा, पानी पत्ता कराया, हमने कहा राम जन्मभूमि का दर्शन करिए जाइए। पूरा प्रदेश, कई प्रदेश के लोग आए, और पूरे कई आसपास के कई जिले के लोग आए। कुछ लोगों की रिश्तेदारियां थी, कुछ लोगों के संपर्क थे, सबसे मिले, कह करके गए, लेकिन मैं सबको हाथ ही जोड़ता रहा। तो एक तरीके से आक्रोश है मेरे क्षेत्र में, और ये आक्रोश वोट के रूप में कन्वर्ट होगा, और निश्चित ही इससे वोट घटेगा नहीं, इससे वोट बढ़ेगा। तो लगभग कितना वोट का झटका लगने वाला है? अब जो भी लगा लो, लगभग अरे जाने दीजिए। चलिए, ठीक है। तो आखिरी सवाल, क्या कुछ मतदाताओं के लिए कहना चाहिए? इस समय देवीपाटन मंडल में मतदान चल रहा है, अवध क्षेत्र में मतदान चल रहा है। सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जमकर वोट डालें, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और जो काम रुके रहे हुए हैं या जो मोदी जी ने वादा किया है उसको पूरा करें, देश का विकास हो। बिल्कुल। जिस तरीके से सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में इनके प्रति जिस तरीके से साजिशें रची गई, जिस तरीके से आरोप लगाएंगे और झेल लें, इसको लेकर क्षेत्र में व्यापक गुस्सा है, और उस गुस्से को लोग वोट के रूप में देकर कहीं न कहीं ऐसे वो लोगों को झटका या करंट देने का काम करेंगे जिन लोगों ने आप पर साजिश रची। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें, झांसी से बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने मतदान किया है, अपने परिवार के साथ पहुंचकर किया मतदान, मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झांसी से बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने मतदान किया है, परिवार के साथ में पहुंचकर मतदान किया और मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उसमें कोई दम तो रह नहीं गया है, अजीब अजीब हरकतों पे उतर आए हैं, और जो लोग इस शहर में, पूरे देश में अपनी राजनीति को ही सीरियसली नहीं लेते, इन मुद्दों को जो देश के हैं उन पे कोई चर्चा नहीं करते, ऐसे लोगों को, किसी को भी देश में कोई भी आम वोटर, जनता, पब्लिक सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि अभी हैं, फिर भाग जाएंगे, फिर कुछ दिन करेंगे, फिर रहेंगे, फिर नहीं करेंगे। ना ये स्थानीय मुद्दों पे रहते हैं, और ना ही मैंने इनको देखा कि किसी भी राष्ट्र के मुद्दे पे या हिंदुस्तान के लिए आगे का रोड मैप जो होता है उस विषयों पे कभी बात करी। ये कुछ उल्टे सीधे सवाल कर सकते हैं, पर कभी भी इस देश को दिशा नहीं दिखा सकते, कभी ऐसे मुद्दों को लेके नहीं जाएंगे कि हमको देश को आगे कैसे लेके बढ़ना है, किस चीज़ों को लेके चलना है, इस देश का भविष्य क्या होगा, इस देश को आगे, इस राष्ट्र को कैसे बढ़ाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए तो वैसे भी पब्लिक, जिनका नेगेटिव माइंडसेट रहता है, पब्लिक खुद ही अवॉइड करती है। 4 जून को बुंदेलखंड से कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है
लगातार हम खबरें आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट देते जा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपने सहयोगी नवजीत कौर के साथ पुनः आपके पास आएंगे। नया ताजा अपडेट आपको लगातार 6 बजे तक देते रहेंगे। लेते हैं छोटा सा।